Hello and welcome to everyone. ये है अपना कॉमर्स क्लब and I am CA Vignesh Vijayan, All India rank 48 at CA final and All India rank 18 at CA Foundation. I'm also an ACCA affiliate with All India rank 2 in the strategic professional level. उसके अलावा मैंने BCom भी किया है, so fairly decent background in the finance world. It gives me immense pleasure कि I'm here for the first time on video to start this journey in the field of commerce with accountancy and हम पढ़ने वाले हैं the grade 12 accountancy as per the NCERT CBSE syllabus. पर फिक्र मत कीजिए, anyone who is interested in commerce and accounting can follow this channel for learning more about the accounting concepts, accounting treatment and finance in general. आज हम start करने वाले हैं with one of the most important chapters from a practical point of view, not so much from an exam point of view. मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको टेक्स्ट बुक में देख के ऐसा लगता होगा कि दिस इज़ प्रॉबली अ थियोरेटिकल चैप्टर, बट इट्स नॉट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी. अगेन एम्फोसिस ऑन कंपनी. सो अभी तक जो कुछ भी आपने अकाउंटिंग किया है, बी इट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप अकाउंट्स, उसको आप साइड में रख लीजिए एंड वी विल स्टार्ट विथ अ फ्रेश माइंड. तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या देखने वाले हैं, लेट्स गेट राइट इनटू इट. सो a few knowledge pointers of what we'll be covering in this lectures. What are financial statements, the nature of the financial statements, annual report, and then we move on to the format of the balance sheet, जहाँ पे we'll be focusing on the section on equity and liabilities. अगले lectures में we will be covering the liability section and so on and so forth. So to start off with, what are financial statements, right? Financial statements होते क्या है? What are financial statements? तो बहुत सारे definitions होते हैं, but I like to call it as a summary, right? It's a summary statement. So किस चीज़ का summary? Summary of what, right? हमेशा जब आप अकाउंट्स करते हो, आप कीप आस्किंग ये क्या है, ये क्यों है, वाई एम आई डूइंग दिस, राइट? सो यू शुड नॉट बी सिंपली डूइंग इट क्योंकि मतलब स्टैंडर्ड ने बोला है या फिर टीचर ने बोल दिया, लेक्चरर ने बोल दिया, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ. ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चनिंग माइंड कि व्हाट इज दिस एंड वाई एम आई डूइंग दिस ट्रीटमेंट या वाई एम आई डूइंग दिस कैलकुलेशन, जो कुछ भी है, राइट? तो कमिंग बैक, व्हाट इज कंटेन्ड इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर किस चीज़ का समरी है, राइट? एक चीज़ जो है, इट इज़ द पोजीशन का समरी एज एट अ पर्टिकुलर डेट, एंड दूसरा चीज़ जो है, इट गिव्स यू अ समरी ऑफ द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ पीरियड. ध्यान से देखिएगा द वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग. पोजीशन जो है ना, इट्स एट अ पर्टिकुलर डेट, एंड परफॉर्मेंस जो है, इट इज ड्यूरिंग अ पीरियड. ठीक है? सो ये जो पोजीशन का समरी बोलता है, दैट इज योर बैलेंस शीट. ठीक है? एंड परफॉर्मेंस के बारे में जो आपको जानकारी देता है, दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, राइट? पोजीशन स्टेटमेंट. एंड इसको हम इनकम स्टेटमेंट. अब ये बैलेंस शीट और पी एंड एल में
क्या क्या देखने को मिलता है, राइट? अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज देयर इन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? एक तो आपका एसेट्स हो गया, दूसरा आपका लाइबिलिटीज हो गया, एंड सी आपका इक्विटी हो गया, राइट? तो वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल मूविंग फर्दर. एंड इधर आपको आपका इनकम, एक्सपेंस और ये इनकम माइनस एक्सपेंस का जो प्रॉफिट या लॉस होता है, दैट इज गोइंग टू बी शोन इन द परफॉर्मेंस summary, which is the statement of profit and loss, also known as income statement, right? So these were two things which make a part of the financial statements. The third thing which I'd like to say is in notes to accounts. Notes to account, right? One thing which you need to keep in mind is that ये जो balance sheet और ये statement of profit and loss account है, इसमें खाली आपको line items देखेगा. Now line items are basically your groups and subgroups, या फिर आप इसको heads या सब headings भी बोल सकते हैं. लाइन आइटम्स आपको देखने को मिलता है, बट इसके डिटेल्स नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ईच लाइन आइटम माइट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी सब लाइन आइटम्स, या फिर उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे. एंड हर एक चीज़ अगर हम बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस में देंगे, इट विल बिकम टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एनीवन हु इज रीडिंग इट. एंड एनी टाइम इट बिकम्स टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, देन उसका यूटिलिटी कम हो जाता है. यू डोंट नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, और यू कांट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ है. तो व्हाट वी डू इज बैलेंस शीट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वी जस्ट गिव कंसाइज लाइन आइटम्स, एंड ये नोट्स टू अकाउंट्स हैं, इसमें जो लाइन आइटम्स है उसके डिटेल्स मिल जाएंगे आपको, डिटेल्स ऑफ लाइन आइटम्स, right? All of these things, as and when we proceed with these assets, liabilities, equity, income, expense, and examples of them, you will get an idea of how those are presented. And the fourth component of a financial statement is your cash flow statement. And cash flow statement में आपको inflows and outflows of cash, inflows and outflows of cash, इसका आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. दिस इज़ अ सेपरेट चैप्टर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस, सो वी विल बी कवरिंग दिस इन द फ्यूचर. तो दिस वॉज इट. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली अ समरी ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन एंड योर इनकम position as at a particular date, income during income or whatever expense, profit and loss during a particular period. And it comprises of your balance sheet, statement of profit and loss, notes to accounts, and your cash flow statement. Before we move on, just a quick note. ये financial statements are prepared as per Schedule 3 of Companies Act 2013. So what you need to understand over here is that every country has its own legal framework which prescribes how financial statements are to be prepared, if financial statements are to be prepared. What are the standards on the basis of which financial statements have to be prepared, formats क्या होते हैं. And India में इसका legality is derived from the Companies Act, and the format is prescribed in Schedule 3. The Companies Act also prescribes certain accounting standards which are issued by the Institute of Chartered Accountants of India. तो ये एक brief framework है. जब मैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूँगा अगले, यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कॉन्सेप्ट्स या जो कुछ भी है. बट ऑल यू नीड टू कीप इन माइंड नाउ इज दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट वी आर करेंटली फोकसिंग ऑन आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ Schedule 3, right? So
So let's go on further. The next knowledge pointer that we want to be uh, covering out here is going to be the nature of financial statements. Just close that down. So nature के लिए ना in your textbook you would probably find 7 to 8 paragraphs and you'd be thinking क्या है, पूरा memorize करके जाना है, whatever it is. क्योंकि क्या है ना, CBSE is बहुत unpredictable यार. Moving on, you know, हम ये भी सोच रहे we will be getting out, you know, a set of questions which we expect will come in the board examinations. We will be doing a thorough analysis and give you a sort of cheat sheet. Cheat sheet in the sense it's not for carrying it into the exam hall, but so that you can have a quick reference of major questions and major concepts. But the point I'm trying to make is that jitna bhi you do that predictive analysis, CBSE is very inconsistent or unpredictable with what they ask, and we need to be prepared for any sort of question that they may ask, be it a theory question as well. So we don't believe in memorizing, ठीक है? Or let's put it in this way, that we don't believe in memorizing just for the sake of memorizing it, but rather to understand whatever we are trying to encapsulate, right? So for that, what I like to do is given an acronym so that this stays with you. You know, it's easier to remember these words rather than entire phrases and paragraphs. So I'd like to call the acronym for the nature as SCRAPES. Now what is S? S is accounting standards. Okay? Now accounting standards, as I said earlier, are, you know, certain procedures that need to be followed, or certain accounting treatment which need to be followed. So I'd call it accounting treatment / procedure, which is prescribed by Companies Act. And your financial statements have to be prepared in accordance with these standards, or else those financial statements cannot be called as financial statements. This is a simple fact जो you have to keep in mind, that whatever financial statements are prepared by companies in India, they have to be prepared in accordance with these accounting standards, which are prescribed by Companies Act and issued by ICAI. This is just an add-on information. C जो है, it is accounting concepts. Now you would have heard about certain accounting concepts, like let's say a matching concept or a prudence concept. So in accounts there are like few concepts like this which you need to keep in mind while preparing the financial statements. So all you need to mention over here that financial statements are prepared in accordance with certain accounting concepts. You can give an example of sorry, I'll just erase that. We'll go in with the blue pen. With prudence concept, provide for all expenses and losses. Provide for all expense and losses, but not for expected gains or income. So this is a fairly basic concept in accounting. And दूसरा होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ पे यू कैन स्टेट दैट यू नो द इनकम एंड expense of one period have to be presented in the same period. You can't be like इस साल का इनकम आपने अगले साल दिखा दिया और अगले साल दिखा दिया और फिर अगले साल का एक्सपेंस आपने इस साल का दिखा दिया, just to, you know,
fit your own goals या objectives जो कुछ भी है, which could be XYZ, but you can't do this. So you just have to prepare your financial statements in accordance with these concepts. Okay, so SC हो गया. अभी we'll move on to R. R is basically record of facts. Record of facts. What facts? Financial facts. Sorry for the handwriting. We will go back with the pen. Yeah. Record of financial facts या फिर information आप कह सकते हो, right? And ये financial facts या information कहाँ से मिलता है? These could be from documents like मान लो invoice या bill. जब भी आप कोई भी purchase करते हो, आपको दुकानदार आपको एक bill देता है which is basically stating certain financial information, and that shopkeeper or whoever it is going to be preparing his accounts by recording the financial facts which are there on that piece of document, right? So वो हो गया आपका R. Then we go on to A, which is accounting assumptions. So again, see, accounts में you can't predict everything, right? Accounts is basically something which is an inextricably linked part of business. What I mean to say is, अगर business है तो accounts है. You cannot have a business जहाँ पे accounting नहीं होता है. Not just from legal standpoint, but even from a convenience standpoint, if you're not maintaining these records and all, you won't have any sort of control over the business. And I'm not saying it needs to be a proper, जैसे इसमें financial statement से वैसे ही बनाओगे तभी control होगा, but some sort of accounting needs to be there. But the problem with business is that assumptions need to be made regarding the business, and this is something which you will keep hearing moving on with your further studies whenever you know go with your professional courses, be it like a CA or ACCA or CFA or an MBA, whatever it is. Whenever you're doing some sort of finance related work, there are certain assumptions that you have to make, and financial statements are also prepared on the basis of those assumptions. So just to keep it brief and short, one such assumption is going concern assumption, right? So going concern assumption is basically the business will continue for the foreseeable future, for the indefinite future. Foreseeable वगैरह, it's like big words, you don't need to remember all. Indefinite future in the sense it's long term है, it's going to continue as a business. There are no events which will lead to anyone who is going through the business कि ये business नहीं चलने वाला है, ठीक है? तो ये एक assumption का example लिख सकते हो. कुछ नहीं, आपको नेचर में खाली ये लिखते जाना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दी स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस, ठीक है? ऐसे ही लिखते जाना है. P is accounting policies. Again, policies are also, you have certain procedures in place. You have to choose between different accounting policies. Let's say for an example, depreciation का method, कौन सा वाला method हम use करने वाले हो, आप use करने वाले हो, that's going to be a policy. It could be WDV or SLM, which is straight line method, written down value straight line method. It could also be units produced का method. So there are different depreciation methods, and आपको choose करना है which would become a policy decision, right? तो management will have to take a call कि कौन से policy we are choosing, and that would be the basis for preparing financial information. Another could be inventory valuation, ठीक है? तो inventory में आपका FIFO होता है, weighted average होता है, right? तो जो भी आप policy choose करने वाले हो, because of that there will be a impact on the financial statements. So you can write that it's prepared on the basis of certain accounting policies which will have an impact on the figures reported in the financial statements. Then we go on to E, which is estimate. Again, this is something which is linked to assumptions. आप predict नहीं कर सकते हो, तो you will have to make an estimate of transactions
Now these estimates could be, let's say, useful life of machinery, or you could say provision amount which needs to be made. You don't know कि वो debtor आपको पैसा देने वाला है कि नहीं. There is significant doubt, so you have to make provision for bad and doubtful debts. And doubtful debts, when you're not certain about its recovery, right? And doubtful debts. So आप ना एग्जाम्पल के साथ लिखते जाओ तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि हाँ, दिस स्टूडेंट नोज व्हाट ही इज राइटिंग. इट्स नॉट सिंपली समथिंग दैट ही इज मक्ड अप, राइट? एक लाइन आप लिखो व्हाट इट इज एंड एक लाइन आप एग्जाम्पल के साथ विस्तार में बता सकते हो. बट जस्ट डोंट सिंपली राइट एग्जाम्पल्स एंड कम. यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन लाइनर कि क्या है ये चीज़. ठीक है? And that one liner would basically be the financial statements are prepared in accordance with whatever we are stating or whatever we have discussed, right? And the last S is it's a source of information. Source of information. And this is also basically financial information का source है. Financial information about what? Again, keep questioning. About assets, liabilities, income or expenses, जो कुछ भी है, which we've mentioned above in what constitutes a financial statements and all the things which we'll be looking in the upcoming lectures as well. तो let's just do a quick check कि अभी तक हमने क्या किया है. We finished on with what financial statements are. We finished on what nature of financial statements are, and now next we'll just spend a few minutes on annual report. This is not in any way relevant to the exam because I've not seen any sort of question being asked regarding this annual report. This is something that's just mentioned in your books. So annual report is one of the documents which a company needs to issue to its shareholders. So this contains many statements, and few statements are report of board of directors. ठीक है? तो एक कंपनी में shareholders होते हैं who are the owners, and let's say shareholders are owners, और ये elect करते हैं बोर्ड को, एंड बोर्ड पब्लिश करती है एक रिपोर्ट को, राइट? लेट्स जस्ट पुट, ये इलेक्ट करती है बोर्ड को. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड द बोर्ड इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, राइट? तो दे विल हैव टू गिव अ रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स की क्या क्या है, व्हाट आर द इश्यूज. इट कुड बी एनीथिंग, एंड दीज line items or these contents are mentioned in the Companies Act, which you will learn later on in your further studies, but for grade 12 it's not important. ये आपका हो गया एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट. दूसरा आता है आपका ऑडिट रिपोर्ट. एनीवन हु वांट्स टू बिकम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इज व्हाट यू विल बी इशूइंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करोगे एंड फिर उस ऑडिट का आप रिपोर्ट निकालोगे, एंड दिस ऑडिट रिपोर्ट हैज़ ह्यूज सिग्निफिकेंस, ह्यूज इम्पैक्ट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का अगर ऑडिट रिपोर्ट नेगेटिव हो जाता है या फिर क्वालिफाइड हो जाता है एंड द ऑडिटर ब्रिंग्स आउट सर्टेन इश्यूज, देन उसके शेयर प्राइसेस जो है इट गेट्स वेरी नेगेटिवली इम्पैक्टेड, राइट? सो आई एम जस्ट स्टेटिंग इट, नॉट नेसेसरली कि ऐसे होता है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि ये कंपनी का स्थिति ऐसा है, तो पहले ही उसका शेयर प्राइस कम हो जाता है. बट द ऑडिट रिपोर्ट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन हाउ अ बिजनेस और हाउ अ कंपनी इज व्यूड बाय इन्वेस्टर्स. ठीक है? एंड द hero of our lecture is financial statement. So this is also forming a part of annual report. And the fourth thing is इसके notes to account. ये खाली आपको information purposes के लिए बता रहा हूँ, so that we don't skip anything which is there in the textbook.
so that you have good hold of whatever is there. And so this brings us to the most important part of what we're trying to cover over here. It is the format of a balance sheet, right? So इसके लिए what I'll do is we'll prepare a separate format over here as such, ठीक है? And every time we cover a topic, we will keep adding it to our format, right? So first things first, we always have to give a company name, right? So let's just call this company as DMC Limited. And then you will have to state what statement this is. So for balance sheet, and balance sheet मैंने बोला it's on a particular date, right? So as at, and India में क्या है कि 31st March is the end of the financial year. So 31st March, let's say 2024, right? So just for your reference, this is 31st March end of financial year in India. ये जो रेड में लिख रहा हूँ आपको इसको एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. It's just for your information. So once this is done, we'll straight away get into the format. इसमें क्या होता है आपका, you start off with particulars, and you will have a column for note number. जैसे मैंने आपको बोला था कि इस बैलेंस शीट में आप you are only going to give line items, you are not going to give details notes to accounts में होंगे, and वो notes का जो number होता है हर एक note का we'll give a note reference over here, number reference over here. Here we will write 31st March 2024, and on after that you will have to write the previous period का भी figure. So 31st March 2023. Above you can write amount in rupees. ठीक है? This is going to be your basic format. Let's just draw lines for the sake of presentation. Just bear with me, it might not be accurate lines, but you should just get the idea of how to present it in the exam, right? So yeah, देखिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले ये सब लाइन ड्रॉ करने का, बट ऑलवेज इट्स गुड टू हैव गुड like better presentation, right? So here the first part of the balance sheet is going to be equity and liabilities. Yeah, right. So इसमें आपको जो है फर्स्ट जो चीज़ है आपका इक्विटी आ जाएगा, and the first thing that you will be looking at is shareholders funds. Shareholders funds, इसमें बेसिकली आपका शेयर कैपिटल जो है वो आ जाएगा आपका. So that will also be noted separately, share capital. उसके बाद reserves and surplus, and the third one will be money received against share warrants, right? You just have to follow what I'm writing over here. Obviously no one is expecting that you will understand each and everything that I'm writing over here, because it's my job to teach you that. And the second number that we'll be noting down here is share
application money, and this is pending allotment. Okay, ये allotment क्या होता है, share application money क्या होता है, we'll be discussing it in just a short while. Right? So आज का focus इतना होने वाला है equity and liabilities. Equity उसमें shareholder funds, share capital, reserves and surplus, money received against share warrants, and the next section is share application money pending allotment. Note that these are all forming a part of equity. ठीक है? So now let's go into our मेन जो नोट का एरिया है. So we're going to be looking at the section on equity and liabilities. इसमें जो है इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स. Again, just look to each time that I'm writing it, आपके दिमाग में हो जाना, ये बैठ जाना चाहिए फॉर्मेट ऐसा है करके, राइट? कि it's prescribed by a law, so you can't actually have some different sort of presentation, right? As accountants, there are certain restrictions on us and you have to follow that. ठीक है? And now we come to share capital. So what is share capital? Okay, we come to share capital. So share capital could either be equity share capital or it could be preference share capital. These are broadly the two different types of capital, share capital, but our focus over here is going to be equity share capital, right? As per the Companies Act, right, there are different classes of equity share capital. Before we move on to that, equity share capital is basically the shares which represent the ownership of a company. जब भी कंपनी फॉर्म होती है, you need to keep in mind that the company is a separate entity. So just like you and me, it's a separate person, and that separate person is going to issue shares. Now पहले shares used to be in physical certificates, and now it's in dematerialized form. You must be aware of that as finance students. So just go and do a bit of homework on what is dematerialized form of shares, demat account क्या होता है, and feel free to bring in the comments if you want more knowledge about that as well. तो एक कंपनी जब फॉर्म होती है तो it issues share capital to the shareholders or the owners, and those shares represent ownership, right? And obviously a company is not a living person, तो ये issue वगैरह it's handled by some other person, but we said that the company is issuing the shares, right? Now important terms out here. One, authorized share capital. So authorized share capital, it's the maximum number of shares that can be issued. Right? So when a company is formed, उनके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विच इज बेसिकली और फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स. उसमें लिखा होता है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 1 लाख इक्विटी शेयर्स. ठीक है? एंड हर एक शेयर का ना एक फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होता है कि 1 शेयर इज इक्वल टू दीज मनी रुपीज एट द टाइम ऑफ इश्यू. तो लेट्स से यूजुअली क्या होता है कि 1 रुपी होता है, 10 रुपीज़ होता है, 100 रुपीज़ होता है. तो वी विल कॉल इट 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ठीक है? नाउ दिस इज द मैक्सिमम. इससे ज़्यादा कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं, एंड इफ दे वांट टू इशू मोर शेयर्स देन दे विल हैव टू ऑल्टर देयर डॉक्यूमेंट्स, लाइक उनके जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं दैट दे विल हैव टू ऑल्टर टू रेज दी ऑथराइज शेयर कैपिटल. ठीक है, इसके बाद आता है ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद आता है आपका इश्यूड शेयर कैपिटल. नाउ issued share capital is how many of those shares are actually being issued to the public या फिर to the owners. तो मैक्सिमम इतना आप इश्यू कर सकते हो, उसमें से आपने एक्चुअल कितना इश्यू किया है, दैट इज इश्यूड शेयर कैपिटल. नाउ दिस इश्यूड शेयर कैपिटल कैन बी लेस देन और इक्वल टू ऑथराइज्ड, but it can never be greater than the authorized share capital. So issued share capital is shares issued for subscription by shareholders. Now what is subscription is going to be the next thing. ठीक है, मैंने इश्यू कर लिया इतना शेयर्स, तो ये अब अवेलेबल है, आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. सब्सक्राइब करोगे तो यू विल बिकम शेयर होल्डर, राइट. तो द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. नाउ this is where it kind of gets a bit interesting and it could get a bit confusing as well if you are looking at it for the first time. So what I like to do is just split it into sections. तो शेयर को अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो पहले ना द कंपनी विल कॉल एन अमाउंट फ्रॉम यू. दे विल से दैट आउट ऑफ 10 रुपीज, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे करके इन डिफरेंट कॉल्स दे विल आस्क यू टू पे डिफरेंट अमाउंट्स टुवर्ड्स ईच शेयर. तो ऐसा हो सकता है कि let's just say for an example, first call is ₹5, second call is ₹3 and third is ₹2. तो ऐसे होके आपका जो शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है इट विल गेट फुल्ली कॉल्ड अप, एंड अगर आप पूरा पे करते हो देन इट बिकम्स फुल्ली पेड अप. Okay, called up and paid up. Called up is when the company has asked that amount from the shareholder, and paid up when the shareholder actually pays that amount. So on that basis, we can go in as fully paid up and partly paid up. Fully paid up का एक ही केस होता है जहां कंपनी has called entire face value and subscriber has paid entire face value, right. तो इसका एक ही केस होता है where a share is said to be fully subscribed and fully paid up. Partly paid up is not that simple. ठीक है, now partly paid up also has its own separate sections which we will take it up one by one. तो partly paid up में क्या होता है, कंपनी ने तो फुल्ली कॉल कर दिया है उसको, तो फुल्ली कॉल्ड अप yes, but partly paid up. So this is only paid up in part. तो ऐसा हो सकता है कि ये जो मैं ना इसको I'll just bring it down a bit so that we'll understand this better. ठीक है, इसको थोड़ा इधर ही लेके आते हैं, राइट. सो लेट्स से दैट द कंपनी हैज़ फर्स्ट कॉल हो गया, सेकेंड कॉल भी कॉल हो गया, थर्ड कॉल भी कॉल हो गया, ठीक है.
दिस 5, 3 and 2 has all been called, but फर्स्ट कॉल पे हो गया बाय द सब्सक्राइबर, सेकेंड कॉल पे हो गया, थर्ड कॉल पे नहीं हुआ. सो दिस विल बी स्टेटेड एज partly paid up shares, right? So it will go in the category of, let's say मान लो कि 10,000 shares, 10,000 equity shares of rupees 10 each, and उसमें आप, इट्स फुल्ली कॉल्ड अप तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो यू विल गेट एन अमाउंट ऑफ ₹1,00,000, पर आपको पूरा 1,00,000 नहीं मिला है तो आप 1,00,000 नहीं दिखा सकते हो. तो ये जो कॉल नहीं पे हुआ है ना, सो दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स. 5 पे हो गया, 3 पे हो गया, 2 इज नॉट पेड, सो दिस इज कॉल्स इन अरियर्स. तो ये 1,00,000 का पूरा जो शेयर वैल्यू है इसमें से मेरे को लेस कॉल्स इन अरियर्स. ये कितने का है? 10,000 शेयर्स इंटू ₹2. सो 20,000 मैं माइनस कर दूंगा. तो ये जो सेक्शन है इट्स ओनली ऑफ 80,000 का ही वैल्यू है. ये जो 10,000 का जो 1,00,000 का वैल्यू है इसमें से सिर्फ 80,000 इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल फॉर नाउ, क्योंकि बाकी अभी तक आने को बाकी है, राइट? इट्स लाइक द रिमेनिंग 2 इज स्टिल येट टू कम टू अस. द नेक्स्ट इज व्हेन इट इज पार्टली कॉल्ड अप, पार्टली पेड अप. इधर हम लिखेंगे पार्टली पेड अप, सो या पार्टली पेड अप शेयर्स. ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ होगा कि मान लो कि लेट्स रिमूव दीज थिंग्स, लेट्स erase out the tick marks so that we know. अभी आपको कॉल्स इन अरियर्स तो पता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू अगेन कीप सेइंग क्या है वो चीज़. एनीवेज ओवर हियर ऑल्सो वी विल लुक एट इट. अभी इधर कैसा है कि सिर्फ फर्स्ट कॉल हुआ है, पार्टली कॉल्ड अप, सेकंड कॉल नहीं हुआ है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेट्स टेक दिस आउट, सेकंड कॉल हुआ है, थर्ड कॉल नहीं हुआ है, बट पेमेंट में क्या है, फर्स्ट वाला मैंने पे कर दिया, कॉल हुआ पे हुआ, सेकंड वाला कॉल हुआ पे नहीं हुआ, थर्ड वाला कॉल ही नहीं हुआ तो मैं पे ही नहीं करूँगा. ठीक है, सो इसका प्रेजेंटेशन जस्ट लुक एट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी नोटेड ओवर हियर. सो एज ऑफ नाउ ओनली ये ₹5 पर शेयर अपने को मिला है. बाकी हमने ₹3 कॉल कर दिया पर वो पैसा नहीं मिला, एंड ₹2 हमने कॉल ही नहीं किया. सो लेट्स से कि इधर भी ऐसा ही है, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 कॉल्ड. ठीक है, क्योंकि दिस 8 इज बेसिकली 5 + 3. तो इसमें क्या होता है, 10,000 into 8 इज 80,000 रिसीव होना चाहिए था, पर ये रिसीव नहीं हुआ. ठीक है, तो इसमें कॉल्स इन अरियर जो है ये हो गया, ये आपका ₹3 जो है ये कॉल्स इन अरियर्स हो गया. सो ये हम इधर आएंगे और हम लिखेंगे कॉल्स इन अरियर्स. ये कितने अमाउंट का होगा, 10,000 इंटू इधर सिर्फ ये ₹3, ये ₹3 ही हमने पे नहीं किया. द शेयर होल्डर इज नॉट पेड विच हैज़ बिन कॉल्ड अप. बाकी का जो ₹2 है ना, वो ना कॉल हुआ है,
तो पेमेंट की सवाल ही नहीं होता, ठीक है। सो 30,000 माइनस हो जाएगा एंड यू विल गेट बैलेंस, जो अमाउंट आप दिखाओगे 50,000, ठीक है। एंड द लास्ट सेक्शन इज पार्टली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप। ये आपको आसान पड़ जाएगा। इसमें व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, विल जस्ट क्लियर ऑल ऑफ दैट। फर्स्ट कॉल हुआ, पे हुआ, जस्ट अनडू दैट, पेमेंट का वी विल मार्क इन रेड। सेकेंड कॉल हुआ, उसका भी पेमेंट हो गया। थर्ड कॉल हुआ ही नहीं तो उसका पेमेंट का सवाल नहीं उठता है। बट वी कैन नॉट कॉल दिस एज फुल्ली पेड अप शेयर्स, ठीक है, क्योंकि फुल्ली पेड अप शेयर्स वो होता है जहाँ पे एंटायर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हैज़ बीन कॉल्ड एंड एंटायर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हैज़ बीन पेड। तो भले ही ये पूरा कॉल पे अप हुआ है, द पेमेंट हैज़ बीन मेड, बट सिंस द पेमेंट कॉल हैज़ नॉट बीन मेड फॉर द एंटायर अमाउंट, इट वुड स्टिल बी अ पार्टली पेड अप शेयर। तो इसमें लेट्स से कि देर आर 30,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 8 called up, ठीक है। तो इसमें आपका अमाउंट क्या होता है, पूरा 80,000 आ जाता है। इसमें वो बैलेंस का जो 20,000 ऐसे इधर है ना, वो आएगा नहीं क्योंकि कॉल नहीं हुआ है। देर आर नो कॉल्स इन अरियर्स ओवर हियर, ठीक है। सो ये पूरा हो गया आपका पार्टली पेड अप शेयर्स, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो इफ आई हैड टू गो अप एंड लेट्स जस्ट फॉर्मुलेट एन एग्जाम्पल ओवर हियर, और हम बोलते हैं इधर कि 1 लाख में से हमने 1 लाख इशू कर दिया। As I said, issued capital can be less than or equal to authorized. For the purpose of this example, let's take it as fully issued, and इधर हम लिखेंगे let's say 50,000 equity shares of rupees 10 each। तो ये 50 इधर हो गया, इधर 10 हो गया, इधर 10 हो गया और इधर 30 हो गया। सो 50 + 10 + 10 + 30 you get 100, which is 1 lakh equity shares. So let's straight away go into the presentation. Now the presentation will be as follows. पहले let's prepare the format of the balance sheet, right? तो let's call this DMC Limited. I'm not going to put it in the main format क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट होगा। बैलेंस शीट as at 31st March 2024, particulars, note number, and इधर ना I'm just going to make a column for 31st March 2024 क्योंकि प्रीवियस पीरियड के फिगर्स नहीं है अपने पास। सो आई जस्ट कॉल इट अमाउंट इन रुपीस, एंड हियर वील स्टार्ट ऑफ विथ इक्विटी एंड liabilities, right? This is where you have to be a bit attentive. I know it's a lot of information to process, but एक बार आपका ये जो एरिया फ्रीज हो गया ना, then when we go on to the chapter of doing accounting for share capital, right, it becomes easier because you already come across this concept out here. Let's just go equity and we come shareholders funds,
शेयर होल्डर्स फंड्स, एंड इसमें हम आएंगे शेयर कैपिटल, राइट। तो इसमें हम रेफरेंस देंगे इसको, नोट नंबर 1 डालेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट स्ट्रेटन दीज अमाउंट्स। अरे यार, bear with me, it's challenging for me as well, so let's go. So this was the extract of the balance sheet, and isme we have to get a final figure, right? What this figure is going to be, we will learn now how to present it. तो इसमें आएगा आपका notes to account। तो आप इधर लिखोगे नोट नंबर, एंड लेट्स से ओवर हियर 31st March 2024, एंड अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है। Again, just get that format straightened out over here, so that we have clarity कि कौन से कॉलम में क्या हो रहा है। एंड वी कम इन विथ, जस्ट अ मिनट, देयर सम अदर चेंजेस आल्सो दैट हैव टू मेक। नोट नंबर के बाद आपको पर्टिकुलर्स लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स जहाँ पे आप डिटेल्स मेंशन करने वाले हो। सो नोट नंबर 1 इज शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें आप पहले ऑथराइज लिखोगे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सो जैसे हमने ऊपर देखा था 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. So let's maintain an inner column as well, ठीक है, so that we can just put in to मेन जो फिगर है वो बाहर लेंगे, और ये सब जो प्रेजेंट नहीं होने वाला है विल कीप इट इनसाइड इट्स वेल, ओके। सो ये हो गया आपका 10 lakhs. Have I made any sort of error over here? Let's just go through it. नहीं, ठीक है, we'll come to that. We will see if I've made any error. Now issued share capital, तो इसमें हम पहले लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से हम जस्ट बोलते हैं कि कितना इशू हुआ है। इशूड शेयर कैपिटल में भी जस्ट सेलेक्ट दिस एंड पुट इट इन अ सेपरेट लाइन, क्योंकि इट बिकम्स टू मच ऑफ अ क्लाटा। Issued share capital, again 1, 1, 2, 1, 2, 3, so 1 lakh equity shares of ₹10 each, ठीक है। इसके बाद अब अपन आते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, राइट। तो इसमें आ जाएगा आपका, सो दिस इज वेयर यू विल हैव टू पुट इन ईच सेक्शन की सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप कितना है, सब्सक्राइब पार्टली पेड अप कितना है, एंड नॉट कॉल्ड, जो कुछ भी हमने ऊपर देखा था, वी विल पुट देम सेपरेटली, ठीक है। जस्ट माइंड द लाइन्स, it might not be straight, but ठीक है। सो here we write subscribed and fully paid up,
तो इसमें अपना हमारा कितना था, दिस 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. Equity shares of ₹10 each. सो इधर आपका आ जाता है 5 लाख. एंड देन वी मूव ऑन टू सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, राइट. तो इसमें देयर वर डिफरेंट थिंग्स, राइट. पहला ऐसा था कि fully called up but partly paid up, right? So we'll have to show that separately. तो इसमें ऐसे लिखेंगे, the first case 10,000 equity shares of ₹10 each, 1 lakh less calls in arrears, ये ₹2 का था, at ₹2 each, so 20,000. तो ये जो 5 लाख है ना, यू कैन टेक इट आउट टू द मेन कॉलम. सो 5 लाख इधर आ गया, 80,000 आपका इधर आ जाएगा. देन वी मूव ऑन टू दी सेकेंड जो था, which was 10,000 equity shares of ₹10 each, 8 called up, but there were calls in arrears as well, right? So 10,000 equity shares of ₹10 each, ₹8 called up, less calls in arrears. सो ये जो 8 कॉल्ड अप है, तो इधर आपका 80,000 इधर आ जाएगा. एंड 8 में से अपना पेमेंट कितना नहीं रिसीव हुआ, वॉज दिस ₹3, राइट. या सो 5 + 3 कॉल अप हुआ, उसमें से ₹3 पर शेयर वॉज नॉट पेड अप एट द रेट ₹3 ईच. सो इसमें से 30,000 माइनस कर सकते हैं, विच इज़ 10,000 इंटू 3. तो आपका इधर आ जाएगा आउटर कॉलम में 50,000. एंड द लास्ट थिंग वॉज, अभी इधर तक 50 + 10 + 10 70,000 शेयर्स हो गए. सो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, हमारा कॉल्ड अप वैल्यू कितना था, हाँ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप. तो इधर मेरा गलती था, जे इट वॉज अ बिट फॉर डाउट. सो 30,000 इंटू 8 वुड गो ऑन 2,40,123. सो व्हेन दिस वीडियो विल बी आउट, आप सब यही बोलने वाले हो कमेंट्स में, व्हेन दैट फर्स्ट पार्ट आई एम एक्सप्लेनिंग, कि नहीं ये 80,000 नहीं 2,40,000 है. तो हाँ, तो मैंने वो गलती अभी देख लिया. सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. सो इसके बाद जो है 8 कॉल्ड अप था एंड इसका पूरा पे अप हो गया था. सो इसका 2,40,123 एंड इधर का 2,40,000. So the total figure which will be showing in the financial statement का जो line item. So इधर जब भी आप totals लेते हो, put it in double lines. So 5 lakh. I think that the right presentation is कि you can take this 10 lakhs also to the outer column, but you won't be presenting it, okay. So the inner column you can keep it for workings, outer column is just to
पुट इन स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, जैसे ये 10 lakhs इज इक्विटी शेयर which is authorized, 10 lakhs is what has been issued, but the final figure that which we are going to be reporting is going to be that of subscribed share capital. So 5,80,000, 6,30,000, 8,30,000 or 8,70,000. So आप इधर जो है आप 8,70,000 लिखोगे. ना मान लो आपको एक्चुअली इधर 10 lakhs का फिगर दिखना चाहिए था, बट 10 lakhs में इश्यू क्या हुआ है? 10 lakhs में से देर आर 3 इश्यूज. वन इज, एक तो हमारा कॉल्स एंड अरियर्स ऑफ 20,000 इन केस 1. दूसरा अपना कॉल्स एंड अरियर्स था ऑफ 30,000. लास्ट कॉल मतलब पे ही नहीं हुआ, ठीक है. सेकेंड कॉल पे नहीं हुआ, फर्स्ट वॉज द लास्ट कॉल पे नहीं हुआ, सो 50,000 इधर हो गया, तो 9,20,000. कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इस सेक्शन में. आई एम नॉट टू श्योर वाई. 5,80,000, 6,30,000, 8,30,000 and 8,70,000. Am I going wrong somewhere? हाँ ठीक है, अभी मिल गया. तो बैलेंस का जो अभी वी नीड टू टैली दिस अप टू 10 lakhs. ओके, सो अभी तक 8,70,000 प्लस 50,000, ये हो गया आपका 9,20,000. इस वी हैव टू रिकनसाइल दिस टू 10 lakhs कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है. सो आप बोल सकते हो कि 80,000 का फिर भी अभी डिफरेंस है. नाउ दिस ऑल्सो वी कैन स्प्लिट इनटू 2, ठीक है. एक तो ये जो 10,000 शेयर्स है इस पे 2 रुपये कॉल्ड अप नहीं है. सो 10 minus 8 is equal to 2 नॉट कॉल्ड अप. तो वो 10,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 20,000. एंड फिर जो आपका आता है वो जो लास्ट 30,000 शेयर्स है उस पर 2 रुपये कॉल अप नहीं हुआ है, राइट. तो दैट कम्स टू 60,000. सो ये हो गया आपका 80,000 और आपका 20 प्लस 30 प्लस ये 80, दीज आर द अमाउंट्स विच आर येट टू बी रिसीव्ड फॉर द शेयर कैपिटल टू बी शोन एट ₹10 lakh. तो yes, this was a bit challenging, but I'm sure कि जो एग्जाम्पल है it should be very clear to you कि हमने क्या किया है. and if there are any doubts you can always ask me on the comment section कि ये ट्रीटमेंट क्यों हुआ है. just bear in mind कि मैंने पहले जो इधर कैलकुलेट करते वक्त 80,000 बताया था, it's actually 2,40,000. so if possible I'll mention it in the video as well. I'll put in a footer somewhere. So that was it. अभी हमने इक्विटी शेयर कैप इक्विटी सेक्शन में भी let's just go to our format, right. तो अभी तक हमने शेयर कैपिटल का जो पोर्शन है वो देख लिया है, which is basically इक्विटी शेयर कैपिटल. ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी होता है, बट आई वुड से कि आपको अगर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना आ गया, आई मीन मतलब इन द सेंस इफ़ यू अंडरस्टूड द इक्विटी शेयर कैपिटल सेक्शन, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी ऐसा ही है. सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज इक्विटी शेयर कैपिटल. it's quite similar only. So the only thing which you needed to understand over here is authorized, issued, subscribed में these the concept relating to called up and paid up, ठीक है. So I'll also mention over here it's called up value क्या है, right. So this was it about share capital, which was part A of the shareholders funds. Now let's go to line item B, which is reserves and surplus. Okay, so ये था
and let's go down to reserves and surplus. We'll just get started in a moment. Yeah, okay, here we are. Reserves and surplus. So reserves and surplus is basically the amounts which are coming from profits, right? So जो भी एक साल में प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट से जो रिजर्व्स या अमाउंट विच इज सेट असाइड, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, या फिर आप कह सकते हो transferred from profits. Now as per Companies Act there are so many like different types of reserves, and we'll just quickly run through the different types. One is आपका इधर कैपिटल रिजर्व करके रिजर्व होता है, right? So capital reserve is basically those reserves which are created out of capital profits. Capital profits. So capital profits are basically those which are arising out of let's say sale of property, plant, equipment, which is not related to the core business. देखो मैं आई एम अ ट्रेडर, आई एम बाइंग गुड्स, आई एम सेलिंग गुड्स, ठीक है, बट आई ऑल्सो हैव सर्टन you know equipment like let's say furniture ये वो वगैरह, and I won't be having plant and machinery क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है. तो let's say कुछ ऑफिस का बिल्डिंग हो गया या फिर फर्नीचर वगैरह हो गया, एंड मैं उसको सेल कर देता हूँ एंड वो प्रॉफिट बना देता हूँ, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट विच इज़ इट्स नॉट रिलेटेड टू माई मेन बिजनेस. तो देयर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज प्रॉफिट्स as dividend to the shareholders. तो इसीलिए उसको capital profits बोलते हैं, and we have to transfer this to capital reserve. So I'll just list out example: sale of property, plant, equipment, sale of coach investments. Now companies can also invest in share capital of other companies, mutual funds, ये वो वगैरह. So is reserve set out of capital profits. उसके बाद आता है आपका capital redemption रिजर्व. सो ये रिजर्व तभी क्रिएट होता है जब कंपनी ना खुद के शेयर्स it buys them out of the reserves which they have available. Now this is possible when let's say the company has revenue profits, balance and statement of profit and loss, and they want to use that profit to buy back the shares which they have issued to shareholders, and this is possible because the company is a separate legal entity. It can issue shares and it can also buy back those shares. So when shares are bought back, so I'll just write it buyback of own shares. There is a capital redemption reserve which is created out of free reserves. The free reserves is basically those reserves which are available for profit or distribution, available for distribution. So capital profits not available for distribution. ठीक है. You just need to keep in mind the different types. You don't need to go in depth of its accounting treatment क्या होता है, because if at all there is certain topic which is relating to these reserves, it will get covered as a part of the portion. So over here you just need to keep in mind the types of reserves, and uska presentation is falling under reserves and surplus. The other thing is securities premium, and we'll be talking about this in depth in the accounting for share capital. तो हमारा जो शेयर कैपिटल का एग्जाम्पल था ऊपर, उसमें से ऐसा था कि ₹10 was फेस वैल्यू. सो कभी कभी होता है कि इशू प्रीमियम पे होता है, तो इंस्टेड ऑफ ₹10 द कंपनी आस्क्स फॉर ₹15 from the issue price is at ₹15, which means that ₹5 is premium.
एंड ये जो अमाउंट ₹5 का रिसीव होता है, दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ एक्सेस विच इज रिसीव्ड फॉर द कंपनी ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू. सो इसको एक वी पार्क इट सेपरेटली, सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये शेयर के अगेंस्ट नॉमिनल वैल्यू कितना रिसीव हुआ है एंड प्रीमियम कितना रिसीव हुआ है. ठीक है, सो दिस इज गोइंग इनटू द securities premium, which is another type of reserve. The next thing is debenture redemption reserve. So this is also called as DRR, and this is going to be covered in the accounting for redemption of debentures ka chapter. So I don't want to get into too much get into too much details. इसका बेसिकली यही है कि जब जैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज़ व्हेन शेयर्स को आप रीपर्चेज करते हो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज़ व्हेन आपने जो डिबेंचर इशू किया है उसको रिडीम कर देते हो, तब एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है फॉर दैट रिडीम्ड अमाउंट एंड देयर इज अ ट्रांसफर एंट्री विच टेक्स प्लेस विच वी विल बी कवरिंग इन डिटेल इन द सेपरेट चैप्टर. फिर होता है आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व. Revaluation reserve is a reserve when you appreciate the value of property, plant and equipment, or also called as revaluation. कि मान लो कि मेरे बुक्स में एक बिल्डिंग इन बुक्स, लेट्स से बिल्डिंग वाज कैरिड एट ₹100 crores. ठीक है, बट there are certain accounting standards which state that if you are following the revaluation method of accounting for property, plant and equipment, then at each balance sheet date, matlab each financial year end, you will have to undertake a revaluation process and you have to see whether there is any increase in the value of the asset. मतलब अगर same asset को आप उस दिन बेचने वाले हो, whether it is going to be sold at a higher value or at a lower value than what you are carrying it at as the books. Simplistic view है, I'm not getting into the details of that, just for your understanding. तो let's say कि इसका actual fair market value है, मतलब अगर आप बेचने जाओगे तो आप 120 crores पे बेच सकते हो उसको. तो this ₹20 is a upward revaluation. ठीक है, तो ये जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, दिस गोज टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व. डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जब होता है तो डायरेक्टली गेट्स क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस, आई मीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देयर आर लाइक डिटेल्ड अकाउंटिंग्स फॉर दैट कि मतलब पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन था, फिर डाउनवर्ड था, या फिर पहले डाउनवर्ड था फिर अपवर्ड था. सो ऑल ऑफ दीज आर टू मच ऑफ टेक्निकलिटीज विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो आई एम नॉट गोइंग again into too much detail. आपको खाली ये याद में रखना है कि revaluation reserve is reserve created out of revaluation of assets or revaluation of the book value of an asset basically. So yeah, and the last one which I'd like to talk about is share options outstanding. So this is also a technical concept जहाँ पे कुछ कंपनीज में दे इशू स्टॉक ऑप्शंस टू देयर एम्प्लॉयज़. कुछ एम्प्लॉय है को दे कैन परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी. एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है विच वुड बी लोअर देन द मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू 10 है तो वो एम्प्लॉय 5 पे खरीद सकता है. ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है ना, तो दैट वुड बी ओवर द पीरियड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड. तो ऐसा हो सकता है कि 3-4 साल के बाद अगर एम्प्लॉय कंपनी के साथ रहा तो ही विल बी एबल टू सब्सक्राइब टू दैट शेयर. तो ये 4 ईयर पीरियड के ओवर दिस टाइम, दिस डिफरेंस बिटवीन द 10 and 5 would be accumulated in this share options outstanding account, again not relevant for your grade 12. And the most important या फिर most frequent reserve you are going to find in grade 12 accounting is surplus, which is nothing but your balance in statement of profit and loss. ठीक है, तो these were the main types of reserves in surplus. So क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
में जो बैलेंस होता है इट इज़ इवेंचुअली अ पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. दैट अमाउंट बेसिकली बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने ऑपरेशंस के थ्रू वो पैसा कमाया. सो दैट इज़ वाई जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है इट विल बी शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस विच इज अल्टीमेटली फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड्स. तो हर साल का जो प्रॉफिट होता है, सो लेट्स से कि ईयर 1 प्रॉफिट इज़ 100, तो वो जाता है इधर, तो इधर 100 पे कैरी होता है. ईयर 2 में 100 है तो ये इधर जाता है, तो 100 + 100 इज इक्वल टू 200. ईयर 3 में लॉस होता है 80, तो ये इधर आके 200 - 80, तो दिस इज कैरिड एट 120. सो एज एंड व्हेन यू go into more like multi-year accounting, you will see this sort of a treatment, क्योंकि ये 120 जो है ना at the end of year 3 इतना ही मिलने वाला है इक्विटी शेयर होल्डर. भले उन्होंने पहले 2 साल में 200 अर्न किया आउट ऑफ देयर ऑपरेशंस, बिकॉज देयर इज अ लॉस इन ईयर 3, आई एम गोइंग दिस इज अ लॉस, देर ओनली एंटाइटल टू 120. तो रिजर्व का जो बैलेंस है इट्स एट 120. So yeah, so we've covered B and C of A and B of reserves and surplus, and the C part is money received against share warrants. Money received against share warrants. This is something which again it's not relevant, so just know that warrants are basically a type of a right which the holder has, a right of holder of warrants. So warrants are also, you can say like they're different type of security. So securities is not like जो मतलब security guard वगैरह जो होता है, securities basically like let's say shares या debentures, these are commonly termed as securities. So warrant is, you can think of it as a paper, and paper में लिखा है कि subject to these conditions the holder of this paper he will be able to buy the share of this company at this amount. So company will issue this paper, or they will print this paper and give it to the warrant holder, and warrant holder in return for this option he will make a amount of payment to the company. Now because this warrant is convertible into a equity share or preference share for that matter, it is shown under shareholders funds. So there's not much to talk about that in detail, not great deal of emphasis on that. So you can just listen to what I've said in this lecture regarding share warrants, and whatever money is received against those warrants are shown against the shareholders funds, right? Money received against share warrants. So as of now in the format, if we were to go, we've completed the entire shareholders funds, and now we will go to share application money pending allotment as the final part of today's lecture. And yes, it's been good so far, hopefully for you all. And yeah, I am enjoying this experience, and yeah, as I said, please give your honest feedback on how the teaching standard has been, what you would like for me to cover more in depth, what you would like to be more clear. So yeah, so again I'll come back to this. So before that, we finish off with the knowledge point on share application money pending allotment. So before we go into this, background which you need to have is, जैसे इधर इश्यू हुआ और फिर सब्सक्राइब हुआ है, ये जो पूरा अकाउंटिंग आता है ना, वेयर या दिस सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का जो पूरा अकाउंटिंग आता है, it is only going to happen as and when there is let's say allotment of the shares, allotment of shares.
ठीक है. After allotment only this accounting happen, then only you can show it as a part of share capital. जब तक allotment नहीं हुआ, it's a sort of liability for you. ठीक है. बट कभी कभी क्या होता है कि मुझे ना, there are two cases over here. In case of allotment, or let's say application money received. Money received for share subscription. ठीक है. इसमें आपको ऐसे सेग्रीगेट करना है. Shares will be allotted shares won't be allotted. तो इस केस में अमाउंट टू बी रिफंडेड. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट विच शुड बी रिफंडेड सिंस अलॉटमेंट इज नॉट गोइंग टू हैपन, जिसने भी पैसा दिया कंपनी को, इट शुड गो बैक. सो दिस इज अ करंट लाइबिलिटी. एंड वील डिस्कस करंट लाइबिलिटी का क्या डेफिनेशंस है एंड व्हाई दिस अमाउंट इज बीइंग शोन अंडर करंट लाइबिलिटी. क्योंकि इसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है विद इन विच दिस अमाउंट हैज़ टू बी रिटर्न्ड टू दी सब्सक्राइबर, ओके, द एप्लीकेंट. तो विच इज़ लेस देन 12 months, विच इज़ अगेन द थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर करंट लाइबिलिटी क्लासिफिकेशन. शेयर्स विल बी अलॉटेड इफ नॉट allotted at बैलेंस शीट डेट. ठीक है. तो 31 मार्च को इसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, बट बाद में जाके इसका हुआ है, अगले साल जाके हुआ है. दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी फॉर अस, ये एक्चुअली इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट ही है, पर अगले साल ही अलॉटमेंट हुआ है तो अगले साल ही हम दिखा सकते हैं. तो टिल दैट टाइम दिस इज गोइंग टू बी कैरिड अंडर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. अगेन इसका जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स है, यू विल गेट देम इन डिटेल इन द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बट लेट्स जस्ट टेक वन फॉर अंडरस्टैंडिंग. लेट्स से कि 10,000 शेयर्स एट ₹10 each issued. ठीक है. एंड अगेन उसमें ना ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे विच विल बी टॉकिंग अबाउट इन डेप्थ इन दी सेपरेट चैप्टर. 10,000 शेयर्स अभी इशू हुआ है. इसके अगेंस्ट मुझे लेट्स से दो लोग हैं, ए और बी. ए ने ना, अभी इसका टोटल अमाउंट है 1 लाख. ठीक है. एंड अभी ए ने पूरा 1 लाख दिया एंड बी ने 50,000 दिया. कंपनी को मिला 1,50,000, बट वो अलॉट कर सकते हैं मैक्सिमम 10,000, 1 लाख का शेयर्स, क्योंकि इतना इश्यू हुआ है, इतना ही मतलब वो अलॉट कर सकते हैं. कंपनी सेज दैट ए को हम 10,000 शेयर्स अलॉट करेंगे. ठीक है. बट बी को नील. तो बी को जो ये अमाउंट रिसीव हुआ है, तो ₹50,000 रिफंड, इसको करंट लाइबिलिटी बोलेंगे. अभी ये जो ए के जो 10,000 शेयर्स हैं, लेट्स से रिसीव्ड ऑन 31st March, allotted on 31st March 2024 and allotted on 1st June 2024. तो ये जो पीरियड है ऑफ आई थिंक 2 months, this will be shown under share application money pending allotment, right? So this was just an example, very simplistic one. आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. दिस विल अगेन बी कवर्ड इन डिटेल व्हेन वी गो इनटू द चैप्टर ऑन
accounting for share capital. So that is it. हमने जो आज के knowledge pointers है, we've completed that. Very exciting for me to have been able to teach you all of this. It's a first time experience for me as well. So yeah, any sort of feedback that you have, please feel free to post that in the comment section. This is just the start, and this is only going to get better as we progress. That is a guarantee that I'm going to give you on my behalf. And also my partner Jasim, we keep talking about how we want to ensure that we give the right sort of guidance to young budding finance professionals. And as I said, this is not just for those students who are pursuing their grade 12th in commerce. It's also for those who want to get into commerce post their grade 12. It could be people from the science stream as well, because I've personally come across quite a few science background students who've gone on to pursue, let's say, a CA, CS, CMA, ACC, and all of these finance courses. Also have gone on to do an MBA, which you must be aware of, that it's a trend that you get into IIT and then you go into IIM for an MBA. But again, MBA is not something which focuses on accounting, so this might not be that relevant. But if you're someone who's going through the commerce background, through a CA, through a CS, a CMA, that sort of a field, then this is the place to learn, to get full conceptual clarity. So yeah, it was a pleasure, and I hope that all of you enjoyed the first rendition of this lecture. In the next lecture, we will be looking at the liabilities section, and we will have a bit more numerical examples in that, because in share capital, since there is a separate chapter and there are more intricacies, covering all of them in this lecture was not feasible. And since there's a separate lecture, that is going to be very detailed, and I'm looking forward to that as well. But yeah, until then, signing off for now. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ recommend it to your fellow students. Like, share and subscribe to this channel, so that it is able to reach to more students out there. And we will keep you posted with more content, with more knowledge. And yes, take care. Signing off, this is CA Vignesh Vijayan. Bye bye.